Okay, good afternoon, student. Today we study about protein energy malnutrition. PEM is a common nutritional program among children. The term protein energy malnutrition refers to a class of clinical condition that may result from lack of varying degree of protein and energy calorie. प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन क्या होता है? कॉमन न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम है, चिल्ड्रंस में देखने को मिलती है, जिसमें प्रोटीन की बहुत कमी होती है। एक क्लिनिकल सिम्टम शो करता है जिसमें प्रोटीन की जो कैलोरी डाइट है वो कम हो जाती है, इसीलिए इसको प्रोटीन कैलोरी माल न्यूट्रिशन भी कहा जाता है। ठीक है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन में इसको इंटरनेशनल लेवल पे देखा गया है, जिसमें अंडर नरिश चिल्ड्रन जो होते हैं उनमें ये प्रोटीन की वजह से बहुत सारी डेफिशिएंसी शो होती है। जो लो कैलोरी डाइट होती है उसमें क्वाइसोरकर और मरास्मस देखने को मिलता है। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन के सिंड्रोल क्लासिफिकेशन है, जैसे कि न्यूट्रिशनल मरास्मस, क्वाइशोरकर, न्यूट्रिशनल ड्वार्फिंग, मैरास्मिक क्वाइशोरकर और प्री क्वाइशोरकर। और इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स में देखा गया है इसके क्लासिफिकेशन को ग्रेड 1, 2, 3 और 4 लेवल से। जो ग्रेड 1 है वो 80 to 70% ऑफ एक्सपेक्टेड वेट है। ग्रेड 2 है जो वो 70 to 60% ऑफ एक्सपेक्टेड वेट है। ग्रेड 3 जो है वो 60 to 50% ऑफ एक्सपेक्टेड वेट है। और ग्रेड 4 है वो लेस देन 50 to 50 ऑफ एक्सपेक्टेड वेट है। ठीक है, तो यहाँ पे प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन में जो इसके क्लासिफिकेशन है, जिसमें न्यूट्रिशनल मरास्मस एक प्रोटीन डेफिशिएंसी डिजीज है, क्वाइशोरकर भी प्रोटीन डेफिशिएंसी डिजीज है, जिसके बारे में मैं आपको, ये 2 मेन डिजीज है। दूसरा ड्वार्फिंग मतलब होता है बौना रहना। बच्चों को प्रोटीन की कमी होने की वजह से उनकी बॉडी बिल्ड अप नहीं हो पाती उस तरीके से जिस तरीके से नॉर्मल बच्चों में होना चाहिए, तो इस वजह से ड्वार्फिंग देखने को मिलता है। मैरास्मिक क्वाइशोरकर इज डिफरेंट। मैं इसको आगे को बताऊंगी, आपको एक्सप्लेन करूंगी। तो चलिए हम इसको समझते हैं। सबसे पहला है इसकी थर्ड क्लासिफिकेशन है इसमें, गोमेज क्लासिफिकेशन, जिसमें प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन ग्रेडेड है रेफरेंस टू द वेट ऑफ फॉर एज एज परसेंटेज ऑफ द एक्सपेक्टेड वेट और हार्डवर्ड स्टैंडर्ड एज बिलो, जैसे फर्स्ट डिग्री, सेकेंड डिग्री और थर्ड डिग्री। फर्स्ट डिग्री में होता है 90 to 75% ऑफ एक्सपेक्टेड वेट, सेकेंड डिग्री में होता है 75 to 60 डिग्री एक्सपेक्टेड वेट, और थर्ड डिग्री में होता है बिलो 60 डिग्री ऑफ एक्सपेक्टेड वेट। मतलब ये जो डिजीज है इसका जो क्लासिफिकेशन है वो भी फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड डिग्री में किया गया है। इसमें आपको रेशियो दिया गया है 90 to 75% जो एक्सपेक्टेड वेट होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर बच्चे का वेट है 30 केजीज, तो उसका रेशियो निकालेंगे तो उसमें 90 to 75 जो परसेंटेज निकलेगा वो उसका एक्सपेक्टेड वेट होगा, है ना। और इसी तरह सेकेंड डिग्री में भी करेंगे, इसी तरह थर्ड डिग्री में करेंगे। नाउ नेक्स्ट इज वेलकम और इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन। इसमें वेट बिटवीन 8 to 60% ऑफ एक्सपेक्टेड वेट होता है, जिसमें ओडीमा क्वाइशोरकर के साथ होता है, विदाउट ओडीमा अंडर न्यूट्रिशन होता है। वेट बिलो 60%, बिलो 60% इन द सेंस की मतलब उसका वेट जो एक्चुअल वेट जो होना चाहिए बच्चे का उससे भी 60% कम है। मतलब कि जैसे 20 किलो या फिर 15 किलो इस तरह के बच्चे हो जाते हैं। ठीक है, विदाउट ओडीमा न्यूट्रिशनल मरास्मस भी देखने को मिलता है। नेक्स्ट इज फिफ्थ क्लासिफिकेशन है, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द स्किन फोल्ड थिकनेस। स्किन फोल्ड थिकनेस में माइल्ड 80 to 90% ऑफ एक्सपेक्टेड वेट होता है, जिसमें मॉडरेट और सीवियर की भी कैटेगरीज हमको देखने को मिलती है। नेक्स्ट इज अर्नोल्ड
क्लासिफिकेशन, इसमें सर्कमफेरेंस चेक किया जाता है, इसमें मिड आर्म सर्कमफेरेंस देखा जाता है माइल्ड टू मॉडरेट के बीच में। मिड आर्म सर्कमफेरेंस जब हम कैलकुलेट, जैसे अबगार स्कोर के मैंने आपको अबगार स्कोर के बारे में बताया था, जो सेकेंड यूनिट है आपकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट वाली, उसमें मैंने आपको बताया था कि अबगार स्कोरिंग कैसे करते हैं। अबगार स्कोरिंग में हम जो पूरे जो वर्ड्स हैं उनका एक एक पूरा उसका पूरा फुल फॉर्म बताया था, है ना। तो उसमें हम हेड सर्कमफेरेंस, चेस्ट सर्कमफेरेंस के पहले जो न्यूबॉर्न की जो केयर होती है उसका जो असेसमेंट होता है हम इस तरीके से करते हैं, है ना। तो हेड सर्कमफेरेंस देखते हैं, चेस्ट सर्कमफेरेंस कितना होता है, आर्म सर्कमफेरेंस कितना होता है, थाई सर्कमफेरेंस कितना होता है ना। तो ये सारी चीजें उसमें देखते हैं। तो इसमें मिड आर्म सर्कमफेरेंस अंडर 12.5 सेंटीमीटर, अगर 12.5 सेंटीमीटर से भी कम है तो बच्चा कुपोषित है, ठीक है। फिर हम इसमें देखते हैं, ये देखिए जिसमें यहाँ पे ये डायग्राम बनाया गया है माल न्यूट्रिशन आइसबर्ग फिनोमेना, उसके अकॉर्डिंग पीडियाट्रिक्स जो हॉस्पिटलाइज्ड पॉपुलेशन है वो सीवियर कैटेगरी में आया है, मॉडरेट में ब्लू कलर से डॉटेड है और माइल्ड में ग्रीन कलर से डॉटेड है। सो अब हम इसके एक्चुअल डिजीज कंडीशन में आते हैं, दैट इज मरासमस। मरासमस इट इज अ कंडीशन देयर इज लॉस ऑफ वेट फॉर मोर देन 50% ऑफ एक्सपेक्टेड बॉडी वेट फॉर गिवन एज विद सीवियर wasting of muscles and loss of subcutaneous fat of the body। इसमें फैट तो डिपोजिशन होता ही नहीं है, एज वेल एज इसमें प्रोटीन भी सिंथेसाइज, मतलब प्रोटीन का भी एब्जॉर्प्शन नहीं होता, प्रोटीन का भी डिपोजिशन नहीं होता, प्रोटीन भी लॉस होता है। बॉडी हमारी जो मसल्स है वो प्रोटीन से बनती है, वो भी बिल्डअप नहीं हो पाती। इसकी इटियोलॉजी क्या है, इसके दो कॉज है, प्राइमरी और सेकेंड वन इज सेकेंडरी। The first one is primary inadequate diet, both qualitative and artificial findings जैसे कि quantitative dilute formulated और infectious disease such as gastroenteritis, ठीक है। तो इसमें प्राइमरी कॉज है जो क्वालिटेटिव, जो उसको प्रॉपर फूड नहीं मिलना है या जो भी खाने से रिलेटेड उसकी दिक्कतें हैं, या डाइल्यूटेड फॉर्म में उसको जब ब्रेस्ट मिल्क के टाइम पे फीडिंग नहीं कराना, ये सारी चीजें इसके प्राइमरी कॉज है। सेकेंडरी कॉजेज में आते हैं तो सेकेंडरी कॉज में एज देखा जाता है कि बच्चे के कितना कितना ओल्डर है, इन्फेंट है, ये देखा जाता है। फिर प्री मेच्योर बेबीज का, अगर प्री मेच्योर बेबी है तो ऑब्वियस है उसका वेट कम होगा, उसकी ग्रोथ स्लो होगी, है ना। सो यहाँ पे क्रॉनिक वोमिटिंग का क्या होता है, फॉर्म में एनी कॉजेज कैन लीड टू मार्क्ड वास्टिंग होगा। क्रॉनिक वोमिटिंग मतलब कुछ भी खाना हो तो उसको वॉमिट हो जाना बहुत जल्दी जल्दी। बच्चों में अक्सर कर ये होता है, जब हम वर्क पर आते हैं तो कभी कभी ज्यादा फीडिंग हो जाती है तब वॉमिटिंग होती है, लेकिन यहाँ पर हर कुछ भी न्यूट्रिशनल सब्सटेंस दे रहे हैं तो उसको वॉमिट हो जाना, ठीक है। जिससे कि और ये किस वजह से होता है, कंजेनाइटल हाइपरट्रॉपिक और पायलोरिक स्टेनोसिस की वजह से होता है। मतलब पायलोरस में स्टेनोसिस हो जाना है। पायलोरस स्टेनोसिस इन द सेंस कि जब पायलोरिक स्पिंटर के पास जो हमारा फोल्ड होता है वो नेक्रो हो जाए, मतलब नेक्रोसिस हो जाए, मतलब वो दब जाए, तो इस वजह से भी हो सकता है। क्योंकि खाना आगे बढ़ेगा ही नहीं, आगे बढ़ेगा तो पेट उसका फुल रहेगा और फुल रहेगा तो बार बार हम फीड कराते जाएंगे, तो इसके कारण से वो वॉमिट करता जाएगा, ठीक है। फिर आता है रिपीटेड एपिसोड्स में डायरिया, लॉस ऑफ वेट, मरासमस बिकॉज ऑफ बेबी केप्ट टू लॉन्ग टू लो कैलोरी डाइट। बच्चा अगर बहुत लंबे समय से लो कैलोरी डाइट पर रहता है तो उसको क्रॉनिक डायरिया होने के चांसेस हैं, क्योंकि वो डाइजेशन उसका प्रॉपर हो ही नहीं पाएगा, वो डाइजेस्ट कर ही नहीं पाएगा। क्यों? बिकॉज ऑफ अ लॉन्ग टर्म से लो कैलोरी डाइट पे है, और एकदम से अगर हम उसे ज्यादा हैवी खिलाएंगे तो उसको लूज मोशन हो जाएंगे, ठीक है। फिर आता है क्रॉनिक इन्फेक्शन, congenital disease, serious organic disorder और certain metabolic disorders, ठीक है, जैसे ग्लास्टोमिया में लीड टू न्यूट्रिशनल फेलियर, ये सारी चीजें। फिर आता है क्लासिफिकेशन ऑफ मरासमस, उसके ग्रेड के अकॉर्डिंग।
अगर फर्स्ट ग्रेड का है तो लॉस ऑफ फैट एक्सिलर एंड ग्रोइंग। एक्सिलरी ग्रोइंग होगा मतलब बहुत यहाँ से बोन्स अपीरियन दिखने लगेगा, ठीक है। मतलब हमारे एक्सिलर पार्ट से बोन्स दिखने लगेगी, बोन्स दिखने लगेगी इन द सेंस के स्किन की लेयर तो रहेगी पर वो दिखने लगेगी, स्ट्रक्चर दिखने लगेगा। ग्रेड सेकंड में फैट ऑफ एक्सिलरी ग्रोइंग, इवन द एब्डोमेन और ग्लूटियल रीजन का भी फैट हटने लगेगा। फिर ग्रेड थर्ड में फर्स्ट और सेकंड के एडिशन के साथ स्पाइन भी दिखने लगती है, चेस्ट की रिब्स भी दिखने लगती है। फिर ग्रेड फोर्थ की कैटेगरी में बक्कल पैड भी दिखने लगेंगे, बक्कल पैड का भी फैट लॉस होने लगेगा। अब बक्कल पैड क्या होता है? बक्कल पैड हमारे माउथ का सरफेस होता है, जो ये जो बक्कल कैविटी होती है वो, है ना। तो उसके बाद फिर हम क्लिनिकल फीचर्स देखते हैं। तो इसमें द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फीचर्स आर कंप्लीटली लॉस सबक्यूटेनियस फैट बट फ्रॉम buttocks, abdomen and medial aspects of thigh and arm and even the face। यहाँ पे complete subcutaneous fat loss होगा, यहाँ पे buttocks, abdomen और thighs, arms सभी जगह का fat नहीं रहेगा। The face has prematurely aged look। जो फेस है वो बहुत ही पहले ही एजेड लुक क्रिएट करने लगेगा। द चीक्स आर टेम्पल्स एंड हॉलो ड्यू टू द कंप्लीट फैट लॉस। चीक्स जो है वो अंदर की तरफ हो जाएंगे और वहां पे फैट नहीं रहेगा, तो कंप्लीट फैट लॉस होने की वजह से हॉलोड और टेम्पल्स दिखने लगेंगे उसके यहाँ पे, टेम्पल और बोन्स के यहाँ पे बहुत बिल्कुल ही फैट नहीं रहेगा। फिर लॉस ऑफ इलास्टिसिटी, इलास्टिसिटी भी नहीं रहेगी जिसके कारण रिंकल्स बनेंगे, पूरा फेस खिंचा हुआ दिखेगा। और चाइल्ड में भी इरिटेबल, इससे चाइल्ड को इरिटेबिलिटी हो सकती है। देखिए ये पिक्चर शो की गई है यहाँ पे आप देखिए पूरी स्कैपुला बोन दिख रही है उसकी, पूरा उसका स्पाइन दिख रहा है, यहाँ पे उसके पूरे चेस्ट का रिब्स वगैरह पूरे एक एक बोन उसकी इजीली विजिबल हो रही है, ठीक है। कॉन्स्टिपेशन होगा अर्ली पीरियड, ठीक है। फिर आता है सीवियर इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होगा, चाइल्ड में भी एस्थेटिक ब्रोंकोनिमोनिया होने के चांसेस हैं। बायोकेमिकल चेंजेस में बीएमआर इंक्रीज हो जाएगा, है ना, देयर प्लाज्मा वॉल्यूम भी इंक्रीज हो जाएगा। फिर आता है पैथोलॉजिकल चेंजेस में कैरेक्टरिस्टिकली वेट में ऑर्गन डिक्रीज। अब यहाँ पे ऑर्गन्स भी अपना वेट डिक्रीज करेंगे क्योंकि उनको वो सब कुछ मिल ही नहीं रहा, ना उनको फैट मिल रहा है, ना उनको प्रोटीन मिल रहा है, ना एसेंशियल जो मैक्रोन्यूट्रिएंट है वो नहीं मिल रहे हैं, ना उनको माइक्रोन्यूट्रिएंट प्रॉपर तरीके से मिल रहे हैं, तो वो कैसे काम करेंगे? वो अपना भी सारी चीजें, वो भी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी होने लगेगी, तो सब कुछ वहां पे भी उनको प्रॉब्लम होने लगेगी। फिर ये देखिए न्यूट्रिशनल मराशमस में वास्टिंग, देखिए वास्टिंग मतलब उनकी जो वेस्ट लाइन से उनका जो बटक्स का एरिया है, बटक्स का एरिया देखिए यहाँ पे पूरा स्क्वीज हो गया है यहाँ पे, ठीक है, पूरा श्रिंक हो गया है, तो ये इसी वजह से हुआ है। नेक्स्ट इज डायग्नोसिस। डायग्नोसिस में हम क्या क्या करेंगे इसके? केयरफुली डाइटरी हिस्ट्री ऑफ इन्फेंट, डाइटरी हिस्ट्री पूरी लेंगे इसकी कि बच्चा क्या खाता है क्या नहीं खाता है, कैसे, पूरी हिस्ट्री लेंगे। नेक्स्ट इज फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे जिसमें कि कंजेनाइटल एब्नॉर्मलीज तो नहीं है प्रेजेंट। अब कंजेनाइटल एब्नॉर्मलीज इन द सेंस कि उसकी कोई पूर्वजों की कोई बीमारी तो नहीं थी या कुछ भी ऐसा वैसा, ये सारी चीजें हम उसमें डिटेक्ट करेंगे। नेक्स्ट इज एक्सरे टू रूल आउट एनी मालफॉर्मेशन सच एज पायलोरिक स्टेनोसिस। यहाँ पे एक्सरे था, कोई मालफॉर्मेशन तो नहीं है, पायलोरिक स्टेनोसिस तो नहीं है, ये सारी चीजें देखेंगे। Next is management. The most important aspect of management is to provide calorie. The caloric requirement is far greater in marasmic children, sometimes almost double in normal and requirement for a given weight. The diet has to be gradually increased over a period of 2 to 3। इसका मैनेजमेंट देखो, सबसे पहले मैरास्मिक चिल्ड्रन को हमें डबल डाइट देनी पड़ेगी जो उसका गिवन बॉडी वेट है। उसके बाद कुछ और एकदम से हमको नहीं बढ़ाना है, कुछ कुछ समय में, जैसे एक हफ्ते कुछ डाइट दी, फिर दूसरे हफ्ते में थोड़ा बढ़ा के दी, फिर तीसरे हफ्ते में, ऐसे करके उसकी डाइट बढ़नी चाहिए। अब वो पुअरली टॉलरेटेड है, मतलब अगर वो कुछ भी खाएगा तो उसका मेटाबॉलिक रेट इतना हाई हो गया है कि वो
जल्दी से डाइजेस्ट होके उसको लूज मोशंस हो सकते हैं, तो इसलिए हमें डायरिया हो सकता है। तो इसलिए हमें बिगनिंग में थोड़ी थोड़ी चीजें देनी है, और जो जिससे कि स्टमक की इलास्टिसिटी बने। नेक्स्ट इज स्टार्टेड विथ हाई प्रोटीन और थिक एंड मिल्क। हाई प्रोटीन डाइट देनी है उसको, थिक एंड मिल्क देना है, जिससे उसका बॉडी का में जो मसल मास है वो इंक्रीज हो। थिकन मिल्क इन द सेंस कि जो टोन्ड मिल्क है वो हमें नहीं देना है, सॉरी टोन्ड मिल्क देना है, स्किम्ड मिल्क नहीं देना है ना। प्रोवाइडिंग 100 कैलोरीज केजी एज पर डे एक्चुअल बॉडी वेट। 100 किलो कैलोरीज देनी है एज पर बॉडी वेट। अगर बॉडी वेट है सपोज बॉडी वेट है 15 और 20 रिसेंट बॉडी वेट है, तो हमको कम से कम उसकी 800 टू 900 कैलोरीज उसको प्रोवाइड करनी पड़ेगी बच्चे को। और बच्चा इतना नहीं खाता तो 500 टू 800 हमको कैलोरीज उसको प्रोवाइड करनी पड़ेगी। इमोशनल नीड्स देना पड़ेगा। चाइल्ड शुड बी सेटिस्फाइड। डेली रिकॉर्ड करना पड़ेगा वेट प्रोग्रेस हो रहा है या नहीं, ये सारी चीजें। तो प्रिवेंटिव मेजर्स हमको क्या क्या बरतने हैं। ट्रीटमेंट ऑफ इलनेस शुड बी स्टार्टेड फ्रॉम अर्ली एज पॉसिबल एज, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी इसका ट्रीटमेंट उसको प्रोवाइड करना है। प्रोवाइड एडिक्वेट ब्रेस्ट फीडिंग। ब्रेस्ट फीडिंग भी उसको प्रॉपर तरीके से देनी है। वीनिंग मेथड। वीनिंग मेथड शुड बी स्टार्टेड ग्रेजुअली। वीनिंग मेथड जो होती है इंक्लूडेड, जिसमें हम बच्चों को ऊपरी पानी दाल का पानी वगैरह देते हैं, ये सारी चीजें वीनिंग मेथड के अंदर आती है। 6 महीने के बाद जब हम ये प्रोसेस करते हैं तो उसमें बच्चे को हमें प्रोटीन, मिनरल्स, विटामिन, एडिक्वेट कैलोरीज वाली जो चीजें होती हैं वो हमको देना है। नेक्स्ट इज इन्फेक्शन सच एज रेस्पिरेटरी डायरिया शुड बी ट्रीटेड, प्रिवेंट एनर्जी लॉस। अगर ये इन्फेक्शन अगर हुआ है, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है या डायरिया वगैरह हुआ है, तो इसमें एनर्जी लगती है, इनको ट्रीट करने के लिए भी एनर्जी लगती है, तो इसके लिए भी बच्चे को उतनी कैलोरीज प्रोवाइड करनी पड़ती है। नेक्स्ट इज प्रोवाइडेड इम्यूनाइजेशन अगेंस्ट द प्रिवेंट ऑफ 6 किलर डिजीज। इम्यूनाइजेशन करना है ऐसे 6 किलर डिजीज के अगेंस्ट में जो की डिजीज लाइफ थ्रेटनिंग होती है, जो डिजीज लाइफ थ्रेटनिंग होती है। नेक्स्ट इज होम केयर मैनेजमेंट। कंटिन्यू ब्रेस्ट फीडिंग देना है। प्रोवाइडेड स्मॉल और फ्रीक्वेंट डाइट टू प्रिवेंट डिस्टेंशन ऑफ द स्टमक। Okay, check weight of baby daily. Keep the baby warm to prevent heat loss, and include green leafy vegetables, soup, banana, groundnut, butters, pulses, fish, cereals, meat and milk. ये सारी चीजें हमें होम केयर मैनेजमेंट में करनी है। नेक्स्ट इज कीप द चाइल्ड अवे एनी काइंड ऑफ इन्फेक्शन। चिल्ड्रन को किसी भी तरह का इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए, इससे चिल्ड्रन दूर रहे। ठीक है। सो नेक्स्ट हमारी डिजीज आती है क्वाइशोरकर। क्वाइशोरकर के बारे में देखते हैं। द टर्म इज ओरिजिनली डिस्क्राइब्ड एज अ डॉक्टर क्लेसी विलियम्स इन 1933। ब्रिटिश फिजिशियन ने जो थे उन्होंने क्वाइशोरकर का इन्वेंशन किया। ये एक सीवियर प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन है जो रिफर करती है कॉम्बिनेशन ऑफ एडीमा, लेथार्जी, जिसमें मेंटल एपैथी भी होती है, ग्रोथ फेलियर होता है, डेफिशिएंसी इसकी सिर्फ प्रोटीन की कैलोरी नहीं लेने से होता है। तो क्वाइशोरकर नेम आल्सो नेम्ड एज रेड हेयर्ड बॉय। सो क्वाइशोरकर इज अ सीरियस प्रॉब्लम इन मैनी डेवलपिंग रीजन। बहुत सारी जगहों पे देखने को मिलता है, जिसमें हमारी नेबर कंट्रीज है, जैसे अफ्रीका हो गया, है ना, फ्लोरिड फॉर्म्स हो गए। प्रोटीन में वहाँ पे जो अफ्रीकन है उनको काफी मतलब कुपोषित, क्योंकि वहाँ पे इतना प्रोवाइड नहीं किया जाता है खाना और उनके पास और कोई सब्सटीट्यूट्स भी नहीं होते हैं, तो वहाँ पे ज्यादा देखने को मिलता है। इंसिडेंट रेट इसका साउथ इंडिया में भी ज्यादा है, मेजर प्रॉब्लम है। ठीक है। एक सर्वे के अकॉर्डिंग 1970 में एक चेन्नई में रिवील्ड हुआ था कि 5% ऑफ केसेस इज अ पेरिफेरल पीडियाट्रिक क्लिनिक हैड क्वाइशोरकर। ऐसे केसेस रखे गए हैं पीडियाट्रिक्स में। पीडियाट्रिक्स इन द सेंस के ऐसे बच्चों के हॉस्पिटल में इन लोगों ने एक सर्वे में पता लगाया था कि ऐसी बीमारी के बच्चे 5% वहाँ पे हैं। 1 से 2 प्री स्कूल चिल्ड्रन गोइंग सफर
ख्वाहिशों जो प्री स्कूल बच्चे हैं उनको उनमें भी देखने को मिलती है। नेक्स्ट इज एज। ख्वाहिशों इज कॉमनली डेवलप इन दी 5 ईयर ऑफ एज, 5 साल तक के बच्चों को में ये देखने को मिलती है। नेक्स्ट इज etiology। etiology द नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ सुटेबल प्रोटीन रिच फूड फॉर feeding infant and children because of socio-economic economical factor seems to be main cause। यहाँ पे faulty feeding होती है जिसमें habit arise होती है from ignorance of सुपरस्टिशंस वगैरह रखते हैं, उस वजह से फॉल्सी हैबिट्स, मतलब कुछ भी सोच लेना बच्चों को ये तो नहीं हो गया वो तो नहीं हो गया, ऐसा सोच के भी वो लोग कुछ का कुछ इग्नोर करते हैं, है ना। तो किसी भी तरह के ये तो नहीं लग गया हमारे बच्चों पे, किसी ने कुछ कर तो नहीं दिया, ऐसा सोच के वो लोग इग्नोर करते हैं, तो ये नहीं करना है। फिर आता है प्रोलॉन्ग ब्रेस्ट फीडिंग। इट मे कॉज ब्रेस्ट एडिक्शन एंड एग्रीवेशन ऑफ माल न्यूट्रिशन। अगर किसी बच्चे को बहुत ज्यादा एडिक्टेड हो जाए वो माँ के दूध का, कि भाई मेरे को मतलब मदर फीड ही कराएगी, मतलब लैक्टेशनल पीरियड अगर ज्यादा बढ़ जाए तो बच्चे को अटैचमेंट, फिर दूध छुड़ाना बहुत मुश्किल होता है, तो इस वजह से अगर वो उसी पे स्टिक रहे और बाकी सप्लीमेंट्स ना ले, अगर खाना वाना ना ले, तो फिर उस कंडीशंस में भी चीजें दिक्कत करती है। नेक्स्ट इज सडन लॉस ऑफ प्रोटीन, सडन डिमांड ऑफ इंक्रीज अमाउंट ऑफ प्रोटीन। कभी कभी बॉडी हमारी ऐसे एक्ट करेगी, उनकी बॉडी एक्ट करेगी ज्यादा अमाउंट में प्रोटीन, क्योंकि बढ़ रहे होते हैं बच्चे, तो उनको खाना डाइट वगैरह ज्यादा लगती है, तो उस कंडीशन में अगर ये नेग्लिजिबल हो गया तो उस कंडीशन में भी ख्वाहिशों के इंसिडेंट रेट ज्यादा दिखने को मिलते हैं। नेक्स्ट इज क्लिनिकल फीचर, रेडिएशन, रिटार्डेशन ऑफ ग्रोथ एंड हेयर चेंजेस, एपैथी, डायरिया, माल अब्जॉर्प्शन सिंड्रोम देखने को मिलेगा, ओडीमा देखने को मिलेगा, है ना, वास्टिंग मसल्स प्रेजेंट होगी, ओडीमा हो जाएगा। ये देख सकते हैं आप पिटिंग ओडीमा में बोथ फीट्स किस तरीके से स्वेल्ड हो गए हैं, है ना। मस्कुलर वास्टिंग्स होगी, वीकनेस होगी, फ्लैबिंग्स होंगे, हेप्टोनिया हो सकता है, ये सारी चीजें ख्वाहिशों शोइंग ओडीमा, मेंटल ऑर्थोपी और हेयर चेंजेस दिखाएंगे। फिर आता है स्किन चेंजेस। इसमें ड्राई और स्कैली स्किन होता है, क्रेजी पेवेंट होता है, डर्मेटाइटिस इज द कैरेक्टरिस्टिक टाइप ऑफ लेशन। इसमें डीप फिशर्स भी हो सकते हैं, फिशर्स इन द सेंस कि जैसे किसी चीज में ज्यादा ताकत लगाने से होल हो जाना, ठीक है। तो यहाँ पे एल्बो, जैसे एल्बो अगर रब हो गई तो वहां पे होल हो जाएगा, गॉरिन्स हो सकते हैं, नीज में, अगर ईयर्स में अगर ज्यादा किसी ने जोर से पकड़ लिया तो डीप फिशर्स हो सकते हैं, मल्टीपल पंचर्स हो सकते हैं, और हेयर चेंजेस होंगे, यहाँ पे लूटलेस हेयर होंगे, ब्राउनिश और लेस ब्लैक हेयर्स होंगे, है ना। फिर आता है हेपेटोमेगाली, फैटी इन्फिल्ट्रेशन होगा जिसमें लिवर की कंडीशन बिगड़ जाएगी, फीसेस चिक अपीयर्स होंगे, full most keys of Kwashiorkor hydration of the cell of the buccal fat is tissue around the times of prominence check। इसमें मून फेसेस फीसेस होंगे, मून शेप्ड, मतलब कि उनकी पॉटी भी अलग कलर, चिक्स के कलर की होगी, ठीक है। सॉरी, फेसेस इसका मून फेसेस होगा, है ना। ये देखो यहाँ पे आप देख सकते हैं मून फेसेस के बारे में, ओके। सो ये सारे इसके क्लिनिकल फीचर्स हैं। ग्रोथ फेलियर होगा, साइकोमोटर चेंजेस होंगे, कार्डियोवास्कुलर चेंजेस होगा, बायोकेमिकल चेंजेस होगा, अनीमिया हो सकता है ना। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे मैनेजमेंट की। तो व्हाट आर द मैनेजमेंट ऑफ क्वाशोर्कर, द मेन प्रिंसिपल्स ऑफ ट्रीटमेंट, कैलोरी डाइट, इसमें भी वही लेबल अमाउंट ऑफ प्रोटीन देना है, प्रोटीन का इंटेक 4 ग्राम्स पर केजी बॉडी वेट में उसको कंप्लीट करना है, कैलोरी डाइट फूड देना है, हाई कैलोरी होना चाहिए उसमें, वेजिटेबल ऑयल, बटर ऑयल, ये सारी चीजें ऐड करनी है। अगर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है तो टीबी शुड बी ट्रीटेड सुटेबल ओरल पेनिट्रल ड्रग्स के थेरेपी के साथ, उसको कोई इंजेक्शन वगैरह नहीं लगाना, उसको सिर्फ
उसको सिर्फ टैबलेट्स फॉर्म में ही मेडिकेशन प्रोवाइड करनी है। फिर हाइपोग्लाइसीमिया है तो उसमें भी करेक्शन करने के लिए 10% ऑफ ग्लूकोज सॉल्यूशन में देना पड़ेगा। हाइपोकैलिसीमिया है तो भी 5 mcg पर केजी बॉडी वेट में पोटेशियम देना पड़ेगा। एनीमिया है तो भी उसको ट्रीटेड करना पड़ेगा बाय द ब्लड ट्रांसफ्यूजन। ठीक है, विटामिन ए के सोर्सेज उसको प्रोवाइड करने पड़ेंगे। आईएम एडमिनिस्ट्रेशन देना पड़ेगा जिसमें 50,000 टू 1 लाख उसको यूनिट प्रोवाइड करनी पड़ेगी विटामिन ए की। सीवियर केसेस में अलग तरीके से ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना, मतलब ब्लड ट्रांसफ्यूजन ज्यादा देना पड़ेगा क्योंकि एनेमिक हो रहा है ना। एजुकेट करना पड़ेगा पेरेंट्स को। पेरेंट्स शुड बी एजुकेटेड बाय न्यूट्रिशन फूड्स और सब्सटेंसेस। ठीक है, होम केयर मैनेजमेंट में हम कंटिन्यू हाई प्रोटीन रखेंगे। फ्रीक्वेंट वार्मथ शुड बी प्रोवाइडेड एंड प्रिवेंट हीट लॉस। विटामिन ए सप्लीमेंट शुड बी continued, get the treatment of done any infection। फिर आता है प्रोग्नोसिस। प्रोग्नोसिस में आता है the overall mortality rate of kwashiorkor cases admitted of the hospital varies from 7 to 20%। Next is prevention। Prevention of kwashiorkor as a national requirement of vital importance। Breastfeeding should be encouraged to improve the lactation performance of the mother। यहाँ पे मिक्स्ड फीडिंग देनी है जिसमें वीनिंग भी देना है और उनको लैक्टेशन भी प्रोवाइड करना है। फैमिली प्लानिंग सर्विसेज का भी ध्यान रखना है क्योंकि एक बच्चे पे ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा इस वक्त। ठीक है, न्यूट्रिशनल रिहैबिलिटेशन सेंटर्स में भी बच्चों को भेजने की चांसेस हो सकते हैं। ठीक है, फिर ये इंपॉर्टेंट टिप्स के बारे में बताया गया है कि किस तरीके से उसको करना है। सो यहाँ पे हमारी ये यूनिट कंप्लीट होती है। ठीक है, अब हम जो यूनिट पढ़ेंगे बिहेवियर डिसऑर्डर एंड कॉमन हेल्थ प्रॉब्लम, इसमें मैंने कुछ टॉपिक्स पोस्ट कर दिए हैं प्यूबर्टी से रिलेटेड, प्रीशियस प्यूबर्टी और ये सब, तो ये मैं आपको कल से पढ़ाऊंगी। ठीक है, फिर ये यूनिट बची है, फिर हमारा चाइल्ड हेल्थ का भी कंप्लीट हो जाएगा। आगे की 2 यूनिट्स आपको श्वेता मैडम पढ़ाएंगी। दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू क्लास, थैंक यू।